हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड है। इसका हिंदी में मतलब होगा फिजिक्स की दुनिया। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे जो हम आने वाले चैप्टर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या जो भी जितने भी चैप्टर हैं सब उसके बारे में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेंगे कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो चीज आती है वो हमें पढ़ना है व्हाट इज साइंस, कि साइंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस है, देखो साइंस का जो डेफिनेशन है वो ये है, देखो ध्यान से सुनना, पहले लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा अच्छी तरह से। सिस्टमेटाइज्ड, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, systematized and organized knowledge uh, is called science। ठीक है, तो कोई भी चीज हमारे नेचर में हो रही हो, ठीक है, कोई भी चीज हमारे नेचर में हो रही हो, हमारे नेचर में क्या होती है। जैसे बॉल, आप हाइट से किसी हाइट पे ले जाओ बॉल को और वहां छोड़ दो तो बॉल क्या होती है, जमीन की तरफ आती है। तो ये हमारे नेचर में हो रही है। तो जो चीज हमारे नेचर में हो रही है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना। जैसे फर्स्ट हमने क्या किया, बॉल को हाइट पे लेके गए और उसको छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे, बॉल नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया तो नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे नेचर में हो रही है, तो ये है नेचुरल फेनोमेना। दूसरा क्या है, सन देखो, सन हमेशा ईस्ट से उगता है और वेस्ट पे जाके डूब जाता है। तो ये तो हमारे नेचर में हो रही है। नेचर का क्या मतलब, आसपास, है ना। जो हमारा नेचर है, नेचर में हो रही है कौन सी चीज है कि सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है। तो जो चीज नेचर में होती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना। हम एक्चुअल में साइंस समझना चाहते हैं। ठीक है, तो साइंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अगर कोई भी फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना ये देखो जो हमारे नेचर में हो रहा है उसके बारे में अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फिनोमिना साइंस है। अगर किसी भी फिनोमिना का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हमारे पास नहीं है तो उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे। जैसे थर्ड, मान लो एक नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं, बाद में बात करेंगे कि ये जो फिनोमिना हम लिख रहे हैं ये साइंस है या नहीं। थर्ड देखो, थर्ड हम क्या है, हमेशा देखो साल में 3 महीने ऐसे होते हैं जो बारिश होती है। ठीक है, तो हमारे नेचर में बारिश हो रही है तो ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। चौथा देखो, चौथा ये होता है कि मान लो लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं और वो व्रत रखती हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये माना जाता है कि अगर लड़कियां, जो लड़कियां हैं अगर वो व्रत रखती हैं तो उन्हें अच्छा पति मिलता है। ठीक है, अगर लड़कियां क्या रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, अच्छा पति, गुड हस्बैंड। ठीक है, तो ये भी हमारे आसपास हो रहा है चीजें, ये भी क्या है, एक फिनोमिना है। ठीक है, लोगों का मानना है। तो देखो हमारे पास बहुत तरीके की फिनोमिना है, तीन, ये चौथा फिनोमिना है। अब हमें ये ढूंढना है कि इनमें से साइंस कौन सा है, साइंस ये है, साइंस ये है, साइंस ये है, कि साइंस ये है। ठीक है, अब इन चारों को हमें ये समझना है कि ये साइंस है कि नहीं है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साइंस है क्या। तो साइंस का मतलब ये होता है कि अगर नेचुरल फिनोमेना हमारे आसपास हो रहा है, अगर उसके बारे में हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो उसको साइंस बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का क्या मतलब हुआ,
जैसे कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है कि बॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है, बॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का ये मतलब हुआ कि देखो साइंटिस्ट लोगों के पास को पता है कि बॉल नीचे क्यों गिर रहा है, उसका उनके पास नॉलेज है, उनके पास साइंटिस्टों के पास ये बॉल नीचे क्यों गिर रहा है इसका नॉलेज है, और उन्होंने लिख रखा है एक कॉपी पे, तो कॉपी पे लिख रखा है सजा के, तो क्या है ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। किसके बारे में, कि बॉल को जब हम ऊंचाई से छोड़ते हैं तो नीचे क्यों आता है, तो साइंटिस्टों के पास इसका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, तो इसका मतलब ये साइंस है। अब देखो सन जो है, सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है, तो इसका भी साइंटिस्टों के पास रीजन है कि क्यों उगता है ईस्ट से और क्यों डूबता है वेस्ट में, तो इसका हमारे पास नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंटिस्टों ने लिख रखा है अपनी कॉपी पे कि इस कारण से नीचे गिरता है सन। जैसे उसमें से एक कारण, जैसे मान लो ये बॉल वाला अगर हम देखें तो हम ये बोल देंगे कि साइंटिस्टों ने लिख रखा है कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। समझ में आया, तो उनके पास ये सारी नॉलेज रखी हुई है, और कहने का मतलब अगर साइंटिस्टों के पास है नॉलेज तो इसका मतलब हमारे पास है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, वही चीज तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइंस है, ये भी साइंस है। अच्छा, साइंटिस्टों के पास को ये भी पता है कि बारिश क्यों होती है, उसका रीजन उनके पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है हमारे पास उसके बारे में। तो किसी के भी बारे में, किसी भी फिनोमिना के बारे में अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो इसका मतलब वो चीज, वो फिनोमिना साइंस है। समझ समझ में आया गाइस। अब देखो चौथा एग्जाम्पल देखो, अब मुझे लगता है कि समझ गए होगे। अब देखो साइंटिस्ट है, हमारे बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि आप क्या करो, जो लड़कियां लोग हैं वो व्रत रखो, आपको अच्छा हस्बैंड मिलेगा। तो क्या किया, अ, हमने देखा, हमने क्या किया, हमने एक साथ 20-25 लड़कियों की शादी करके देखी, ठीक है, 20-25 लड़कियों की शादी करके देखी, और सब लड़कियों से व्रत करवाया, ठीक है, व्रत करवाया, और फिर हमने देखा कि जो 25 लड़कियों में से 3 ही लड़की ऐसी थी जिसको अच्छा हस्बैंड मिला, और बहुत सारी ऐसी लड़की थी जिनको अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, और कुछ ऐसी लड़कियां मिली जिनका ज्यादा अच्छा हस्बैंड भी नहीं है और ज्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब मॉडरेट। समझ में आया, तो इसका मतलब कि अब साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गया कि वर्त वर्त रखने से हस्बैंड अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हमारे पास नहीं है, इसका नॉलेज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम क्योंकि ये चीजें रैंडम है, क्या है, रैंडम है ना। इसका नॉलेज कैसे हो सकता है हमारे पास यार, कुछ भी हो सकता है ना, पति अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन सन सन क्या है, ईस्ट से उग रहा है तो ईस्ट से ही उगेगा, मतलब कि पूरब से उग रहा है सन, सूरज, तो पूरब से ही उगेगा, ऐसा नहीं होगा उसका मन किया कि वेस्ट से उग जाते हैं आज तो वेस्ट से उग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमेशा ईस्ट ईस्ट से उगेगा, और उस ईस्ट से उगने की वजह से एक ही उसके पास है कि ईस्ट से ही उगेगा, फिक्स है, तो उसके उसकी वजह से हमारे पास एक फिक्स नॉलेज है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। समझ में आया, तो क्या होगा इससे कि अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो वो साइंस है, तो इसका मतलब ये जो चौथा एग्जांपल हमने देखा था वो साइंस नहीं है। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये हमने तो पढ़ लिया कि साइंस जो होता है, किसी फिनोमेना के बारे में अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ना, तो उसको हम साइंस बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आएगी कहाँ से, जैसे मान लो कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है ना, ठीक है, ये एक फिनोमिना है। अच्छा, मान लो ये पहाड़ है ना, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, तो ये भी तो एक फिनोमिना है, ये भी हमारे नेचर में हो रहा है, तो ये सारे क्या है, फिनोमिना है। तो अब इन फिनोमिना, फिनोमिना नंबर 1 और फिनोमिना नंबर 2, मान लो 2 फिनोमिना है। अब अगर इसके बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो इसको बोलेंगे साइंस, अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज नहीं है तो इसको बोलेंगे
नहीं, इसको साइंस नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आएगी कहाँ से, पहले ये समझ लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसी भी फिनोमिना को अगर हमें समझना है, अगर उसके बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज लेनी है, तो हमें साइंटिफिक मेथड करने पड़ेंगे, साइंटिफिक मेथड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है टू स्टडी नेचुरल फिनोमिना, है ना। जो फिनोमिना हो रहे हैं, है ना, उसके बारे में हमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चाहिए, है ना, उसके बारे में हमें ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आएगी कहाँ से? तो वो नॉलेज आएगी जब हम उस पे साइंटिफिक मेथड लगाएंगे, है ना। अच्छा, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज लेने के लिए हम स्टडी करते हैं, है ना, नेचुरल फिनोमिना की। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हमें लेनी है किसी फिनोमिना के बारे में, तो पहले उस फिनोमिना का, जो हम फिनोमिना देख रहे हैं, नहीं सॉरी, जो फिनोमिना हम देख रहे हैं अपने आसपास, उसको हम मान लो सपोज कि एक सेब है, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया तो वो नीचे आके गिर जाता है। तो इसको हम जब स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, कि सपोज मान लो आज से बहुत साल पहले लोगों को पता नहीं था, किसी ने पहली बार ऑब्जर्व किया कि यार कोई चीज भी छोड़ो ना तो वो जमीन की तरफ ही आती है, वो अर्थ की तरफ ही आती है। फिर क्या किया, उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉल लेके आए और सबको छोड़ दिया। तो इनमें से कोई भी बॉल ऐसा नहीं था जो कि ऊपर चला गया हो, सारे के सारे नीचे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले कोई भी फिनोमिना, ये जो फिनोमिना था बॉल नीचे गिरने का, इसको हमने ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। सेकंड, हमने देख लिया उसको। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का ये मतलब हुआ कि जो हमने फिनोमेना अपने नेचर में देखा, उसको हम लैब में करके देखते हैं। किस में करके देखते हैं? लैब में करके देखते हैं। लैब का मतलब होता है लेबोरेटरी, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हम अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। किसको? लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जो हमने नेचुरल फिनोमेना देखा, बॉल का गिरना देखा या बारिश का होना देखा, बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो हमने पहले तो देखा कि बारिश हो रही है, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर हमने उस बारिश को कहाँ करवाया? लैब में करवाया, है ना। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं कि बारिश, हमने ऐसा कुछ सेटअप लगाया जिससे हमने देखा, हमने किस सेटअप लगा के क्या करवाया? हमने लैब में बारिश करवाई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया कि ऑब्जर्व किया। सेकंड स्टेप, हमने एक्सपेरिमेंट किया वैसा ही जैसा हमने नेचर में देखा था। तो मान लो नेचर में हमने देखा कि बारिश हो रही है, तो हमने वैसा ही एक्सपेरिमेंट कॉपी करने की कोशिश करी, कहां पर? लैब में। ठीक है, थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव स्पेलिंग देखना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें किसी चीज के बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मिल जाएगी तो उसको हम साइंस बोलेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के लिए हमें साइंटिफिक मेथड पढ़ना पड़ता है। और साइंटिफिक मेथड, किसी के भी बारे में अगर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चाहिए तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन किया, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि कोई भी फेनोमेना हो रहा है, जैसे सपोज कि बॉल को जब छोड़ते हो तो नीचे आता है, तो हमने सिर्फ इसके कारण बताए, सिर्फ हमने इसका रीजन दिया कि जब बॉल इसलिए नीचे आता है क्योंकि इस बॉल पे फोर्स लग रहा है। समझ में आया? ये हमने रीजन बताया। समझ में आया? सिर्फ मुंह से बोल दिया, हमने कोई मैथ
नहीं लगाई। हमने ये सोचा होगा यार बॉल जमीन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉल पे फोर्स लग रहा होगा, ऐसा हमने सोचा। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं, जो सोचना है इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आया? अच्छा, फिर उसके बाद क्या देखा हम, अब देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्या होता है? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझने से पहले देखो, हमने देखा था कि बॉल नीचे आता है, तो बॉल नीचे क्यों आता है? क्योंकि उसमें फोर्स लगता है, साइंटिस्टों ने सोचा नीचे की तरफ। तो वो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, जैसे समझाता हूं। मान लो दो बॉल है, ठीक है, तो दो बॉल है, तो हमने देखा कि ये बॉल ना कम हाइट पे है, h1 हाइट पे है, और ये बॉल ना h2 हाइट पे है, ये ज्यादा हाइट पे है। ठीक है, तो इस पे फोर्स अलग लग रहा है, F2 लग रहा है, इस पे F1 लग रहा है। तो ये F1 अलग फोर्स है, F2 अलग फोर्स है, कहने का मतलब F1 कम फोर्स लग रहा है, इस पे ज्यादा F2 ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो फोर्स लगता है ना बॉल पे, उसका कहीं ना कहीं फोर्स का जो है ना नाता है, किससे रिश्ता है, हाइट से। कि अगर हाइट कम होगी तो कुछ और फोर्स लगेगा बॉल पे, है ना, और हाइट ज्यादा होगी तो कुछ और फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हमने ये बताया कि फोर्स लगता है सिर्फ, ठीक है, हमने मुंह से बोल दिया। लेकिन क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव है कौन सा है, ये वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने ये बोला कि जो फोर्स है ना, कि कितना फोर्स लगेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हाइट क्या है, अर्थ से कितना ऊंचा है और कितना नीचे है। ये मतलब फोर्स और हाइट का कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ में आया? अब देखो, जैसे कि मान लो चार लोग बात कर रहे हैं समाज में, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो देश की जीडीपी घट रही है। समझ में आया? तो ये क्या है, ये कुछ वो एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ उन्होंने एनालिसिस किया होगा, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी कम हो रही है। तो जीडीपी कम हो रही है सिर्फ इतना बोल दिया हमने, समझ में आया? तो ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि हमने कुछ सोचा ना समझा, सिर्फ बोल दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जीडीपी क्यों कम हो रही है, ठीक है, तो इसका एक हमने रीजन दिया कि हमारे जो देश में है, हमारे देश में क्या है, ज्यादातर लोग गरीब है, समझ लो। तो ये जो गरीब है, तो ये जो जीडीपी है, और ये जो गरीब है, गरीब लोगों की वजह से, गरीब ज्यादा है, इसीलिए हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, ऐसी होता है ना कुछ, इसका फुल फॉर्म जीडीपी की जो भी फुल फॉर्म है, क्योंकि हमें तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, जीडीपी की जो भी फुल फॉर्म है, जो हमारे देश का मतलब ऐसे होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होता है इसका देख लेना यार, उतना या आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, हमारे देश की कम हो रही है। तो अब देखो क्या है, इसका मतलब जीडीपी और गरीबी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो, कोई समझदार बच्चा होगा जिसने बोला कि जीडीपी इसलिए कम हो रही है हमारे देश की क्योंकि गरीब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको पता है, उसको नॉलेज है। तो थोड़ा बहुत जिसके पास नॉलेज हो एनालिसिस करने का, कि वो थोड़ा बता भी पाए कि फोर्स जैसे कम हाइट पे कुछ और लग रहा है, ज्यादा हाइट पे कुछ और लग रहा है फोर्स, है ना, जैसे यहाँ पर हो रहा था। तो कुछ हमें और अच्छे से क्लियर कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, थर्ड स्टेप ही हो गया। चौथा स्टेप है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने क्या देखा कि जब भी बॉल छोड़ते हैं, साइंटिस्टों ने बोला कि जब भी हम हाइट से बॉल छोड़ते हैं तो इस पर फोर्स लगता है। तो कितना फोर्स लगता है, इसका जब फॉर्मूला हम दे देते हैं ना, मान लो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, अभी मैं समझाता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है कि इस पे बॉल पे इतना फोर्स लगेगा, समझ में आया? तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया, तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो साइंटिस्टों ने इसका फॉर्मूला दे दिया, है ना, कोई चीज फिनोमिना हो रहा था, ये फिनोमिना हो रहा था, इसके बारे में ये दे दिया कि फोर्स इतना लगेगा बॉल पे। पांचवा क्या है, अब साइंटिस्टों ने फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन पहले तो देखो तो क्या वो सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और फॉल्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई करके देखेंगे हम, बहुत सारी बॉल लेंगे,
ठीक है, और उसको क्या करेंगे, उस पर चेक करेंगे कि उस पर कितनी कितनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है बॉल। तो और इस फॉर्मूले में डाल के देखेंगे, है ना, क्या सेम फोर्स आ रहा है ना, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये चेक करेंगे हम कि जो हमने साइंटिस्टों ने फॉर्मूला दिया है क्या वो सही है कि नहीं, उसको हम वेरीफाई करेंगे एक बार। और अगर वो सही होगा तो मतलब ये पांचों स्टेप कंप्लीट हो गए। और तो अब ये बॉल नीचे गिर रहा है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमें ये पता चल गया कि बॉल क्यों नीचे गिर रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, उसके पास हमारे पास उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बॉल जो नीचे गिर रहा है उसका हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइंस है। समझ में आया गाइस? अच्छा, तो हमने दो टॉपिक पढ़े अभी तक। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि ये कि साइंस क्या होता है, सॉरी, कि व्हाट इज साइंस, है ना, ये वाला जो पढ़ा हमने कि साइंस क्या होता है। और उसके बाद पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं ये ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि साइंस क्या होता है। तो साइंस का मतलब होता है कि अगर किसी भी फिनोमिना के बारे में अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, तो उसका मतलब क्या है, वो साइंस है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कैसी आएगी, तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फिनोमिना पे साइंटिफिक मेथड लगाने पड़ेंगे। उस फिनोमिना को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पे साइंटिफिक मेथड लगाने पड़ेंगे। और जो साइंटिफिक मेथड लगाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, स्टेप होते हैं। और ये अगर साइंटिफिक मेथड लगाया हमने और अगर वो सब सही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आ गया। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आ गया, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आ गया तो वो क्या होता है, साइंस होता है। समझ में आया गाइस? कितने अच्छे से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने दो चीज समझी, है ना, जो भी समझ लिया यहाँ तक, साइंस और साइंटिफिक मेथड, कि किसी भी फिनोमिना को हम कैसे समझते हैं, है ना, कैसे हमें उसके बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज आती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कि जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के पूरा का पूरा, कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स बड़ा आसान है कि टू स्टडी द टू स्टडी अबाउट नेचर, है ना, इज कॉल्ड फिजिक्स, है ना। अब जो एक मिनट, फिजिक्स पूरा लिख देते हैं। फिजिक्स टू स्टडी अबाउट नेचर, जो नेचर में हो रहा है उसके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो क्या है, फिजिक्स है ना, कि सन जो है वो ईस्ट से ही क्यों उगता है ना, जो सन है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये क्या है, सन है, ये क्या है, अर्थ है ना। तो अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाता है किसके, सन के, तो क्यों लगाता है, तो ये जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं हमारे आसपास, है ना, तो ये क्यों हो रहे हैं, इसकी जो स्टडी है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। समझ में आया? अच्छा, अब देखो एक चीज नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करने की ये चीज है कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं थ्योरी, तो देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस, देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि कोई फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो पहले जैसे मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, जैसे न्यूटन को तो आप जानते होंगे, न्यूटन साइंटिस्ट थे एक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने बोल दिया कि जो साउंड की स्पीड है ना, वो है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या बोल दिया, 280 मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी न्यूटन साहब ने कि 280 मीटर पर सेकेंड जो साउंड की स्पीड है, ठीक है, जो एयर में, ठीक है,
जो एयर में जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना तो जो साउंड जैसे एक दूसरे से, जैसे हम बोलते हैं तो एक पर्सन है यहाँ पर और एक पर्सन दूसरा पर्सन है, तो जब हम बोलते हैं तो इसकी हमारी आवाज यहाँ तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब न्यूटन ने बताया, उन्होंने बताया कि इसकी स्पीड क्या है, जो साउंड है उसकी स्पीड है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, लैपलेस, जिन, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई लाइट की जो सॉरी साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, जो आवाज हम बोलते हैं जो उसकी स्पीड है एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, वो 280 नहीं 330 के आसपास है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी, ठीक है। तो दोनों ने थ्योरी दी, देखो पहले इन्होंने थ्योरी दी थी फर्स्ट, फिर लोगों ने मान लिया कि हाँ ये सही है, तो फिर क्या हुआ, बाद में ये आए लैपलेस, फिर उन्होंने ये थ्योरी दी, तो लोगों को लगा ये तो ज्यादा करेक्ट थ्योरी है और इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ थ्योरी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम आज सच मानते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कल भी सच हो। ऐसा हो कि हमने जो पढ़ा हो आगे चल के उसमें मॉडिफिकेशन आ जाए, मतलब मॉडिफिकेशन आ जाए, मतलब कुछ चेंजेस आ जाए, समझ में आया, कुछ चेंजेस आ जाए। तो जब भी कुछ चेंजेस आएंगे तो हम एक नई थ्योरी बना देंगे, नई तो नहीं होगी, बस उसको जो हमने पहले लिखी थी उसको करेक्ट करेंगे। तो जो पहली वाली थ्योरी थी वो तो हमने रिजेक्ट कर दी, उसी को करेक्ट करके हमने एक नई थ्योरी बनाई। तो इसीलिए हमने यहाँ बोला कि कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। क्या पता जो हम जिस तरीके से आज पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत गलत हो, और बाद में हमें उसको जो भी चीज है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिले तो हम उस थ्योरी को अपना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये नोट करके लिख लो कि साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती। अगर कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, जो लगते हैं कि ज्यादा सही है तो हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और उसको अपना लेते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया व्हाट इज साइंस, साइंटिफिक मेथड्स, और पढ़ लिया व्हाट इज फिजिक्स। अब हमें पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है हमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। मतलब कहने का मतलब, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स का मतलब ये है कि दो चीजें ऐसी हैं, ठीक है, दो चीजें ऐसी हैं जिसको हम ना फिजिक्स में बहुत जोर देते हैं, है ना, जिस पे ज्यादा काम करते हैं। जैसे पहला जो है वो है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन। और दूसरा जो है वो है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो पहला जो चीज है, जो यूनिफिकेशन पे काम करते हैं, मतलब फिजिक्स में दो जगह ऐसी है, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, मतलब कि दो चीजें ऐसी हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऐसी है चीजें, और रिडक्शनिज्म ऐसी चीजें हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं फिजिक्स में। अब हमें ये पढ़ना है कि यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो यूनिफिकेशन समझने के लिए देखो क्या होता है। यूनिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? यूनिक, यूनिक, है ना। यूनिफिकेशन में अगर हम एक चीज देखें तो उसका मतलब होता है यूनिक। तो यूनिक का क्या मतलब हुआ? देखो यूनिक का ये मतलब हुआ, मैं अब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब भी हम कोई बॉडी ले जिसके पास मास हो, मान लो m मास है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले, दूसरा कोई पत्थर ले जिसके पास m मास हो, तो हम ये देखते हैं कि हम ऐसा देखते हैं, ऐसा आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम ये आगे देखेंगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास मास हो तो उनमें क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उसका फॉर्मूला होता है जी, है ना। अगर मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये फोर्स लगता है। अगर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था एक और ये दो, दो ऑब्जेक्ट है,
अगर इनके इनके पास मास है, मतलब मास का क्या मतलब होता है ना, मास यही है ना, जिनके पास मास है मतलब वजन है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है G m1m2/r²। जी क्या है? जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। और आर आर क्या है? आर है इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो ये है, तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पर क्या पढ़ लिया? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया कि दो बॉडी के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है। अब देखो कि क्या होता है कि जो सन होता है, सन होता है, सन के चारों तरफ जो होता है वो अर्थ चक्कर लगाता है। ये क्या है? ये अर्थ है। तो अर्थ क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हमने देखा ना कि ये लोग भी आपस में क्या लगाते हैं? आपस में इन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। कैसे? अब देखो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का ये मतलब हुआ कि अब जैसे ये एक फिनोमेना है, ये दो बॉडी थी, ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला आया। अब ये सन है और ये क्या है? अर्थ है। अब ये दोनों क्या है? क्या है ये? अर्थ इसकी तरफ घूम रहा है, किसकी तरफ? सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये तो एक फिनोमिना है, ये भी एक फिनोमिना है कि दो मास के बीच में फोर्स लगता है, ये फिनोमिना है। और एक ये फिनोमिना है दूसरा। ठीक है। तो दो फिनोमिना है, एक ये और एक ये। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक फॉर्मूले से ज्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे इस केस में क्या, हम इस केस में क्या कह रहे हैं? हमारे पास दो फिनोमिना थे और हम ये चाहते हैं कि हम एक फॉर्मूले से FG m1m2/r², सिर्फ इसी फॉर्मूले से इस फिनोमिना को भी एक्सप्लेन कर दे जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, और ये जो सन और अर्थ के बीच में जो सन चक्कर काट रहा है, सन चक्कर नहीं काट रहा, सॉरी, अर्थ चक्कर काट रहा है सन के चारों तरफ, उसको भी एक्सप्लेन कर दे। क्या? सिर्फ इस फॉर्मूले से। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास बहुत सारे नेचर में फिनोमिना है, मान लो बहुत सारे फिनोमिना है ना, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है, 1 से लेके 150, है ना, बहुत सारे फिनोमिना है, 2 3 4। हम ये चाहते हैं कि हम क्या करें? इन सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दें, सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दें कम से कम फॉर्मूले में। तो क्या हुआ? हमने हम इन सारे जो फिनोमिना था उसको मान लो एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या हुआ? इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। हमने क्या कर दिया? इतने सारे फॉर्मूले के लिए एक यूनिक फॉर्मूला बना दिया, FG = GM1m2/r²। ये देखो, जरूरी नहीं कि हर जगह यही फॉर्मूला लगे, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन मैं एक फील दे रहा हूं तुमको, एक बता रहा हूं कि बहुत सारे फिनोमिना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है। मान लो F=ma, ये आपने देखा होगा 9th क्लास में, फोर्स लग रहा है, फोर्स होता है। ठीक है। तो यूनिफिकेशन जो है, हमने क्या पढ़ रहे थे? यूनिफिकेशन। तो लिखो यूनिफिकेशन क्या होता है। अब समझ लिया हमने, तो लिखो। मतलब कहने का मतलब एक्सप्लेनिंग, हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिनोमिनास in terms of few concept और लॉज। कहने का मतलब क्या है? हम क्या करें? एक्सप्लेन कर दे डाइवर्स फेनोमिना, मतलब कहने का तो बहुत सारे फिनोमिना हम क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट, मतलब
बहुत कम कंसेप्ट में, एक दो कंसेप्ट में हम बहुत सारे फिनोमिना को अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो क्या है, यूनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। दूसरा देखो, यूनिफिकेशन हमने पढ़ लिया। रिडक्शन हम क्या पढ़ेंगे, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, अच्छा रिडक्शनिज्म कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे? देखो जैसे कि एक एक क्या है, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है ऐसे समझ लो। एक गाड़ी है वो सीधे जा रही है, और एक क्या है, एक टायर है। टायर क्या है, वो टायर क्या है, वो सीधे तो जा ही रहा है, साथ में घूम भी रहा है। देखो इसमें सिर्फ हम इसकी कार की बॉडी की बात कर रहे हैं, टायर की बात नहीं कर रहे। इस गाड़ी में देखो गाड़ी सीधे जा रही है, और इसमें देखो ये जो चक्का है वो सीधे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि समझना, ये वाली चीज समझना आसान होगा, इसके फॉर्मूले समझना आसान होगा, कि इसके फॉर्मूले समझना आसान होगा? तो जो चीजें सिंपल होती हैं, जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखो इस वाली चीज में देखो, इस वाले में देखो गाड़ी सिर्फ सीधे जा रही है, तो ये चीज ये आसान है, क्या है, ये इजी है, इसको समझना इजी है। और इसमें देखो ये जो टायर है वो सीधे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो एक वक्त में दो दो चीजें हो रही हैं, तो ये इसको समझना डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है। तो रिडक्शनिज्म का क्या मतलब हुआ? देखो रिडक्शनिज्म से फील आ रही है ना तुमको, रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब हुआ, कि हम कुछ कम करेंगे इसमें से। जैसे इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसमें दो चीजें हो रही हैं, ठीक है, एक सीधे भी जा रहा है, एक घूम भी रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम सीधे जैसे जा रहा है उसको पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद वो घूम रहा है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वो सीधे जा रहा है तो उसकी स्टडी कर लेंगे कि कैसे सीधे जा रहा है, और घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है उसकी स्टडी कर लेंगे। तो जब एक एक करके जब हम स्टडी करेंगे ना, तो वो आसान हो जाएगा। अगर हम एक साथ स्टडी करेंगे कि सीधे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ये दोनों एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल है ना। या तो पहले हम स्टडी कर लेंगे कि वो सीधे जा रहा है उसका स्टडी कर लेंगे, और घूम रहा है उसका स्टडी कर लेंगे, और दोनों का स्टडी अलग अलग कर लेंगे, और फिर कुल मिला के क्या हुआ, हमने सीधे का भी स्टडी कर लिया और घूम रहा था उसका भी स्टडी कर लिया। तो रिडक्शनिज्म को लिखना है तो ऐसे लिखो, है ना। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि व्हेन वी स्टडी, जब हम पढ़ते हैं, स्टडी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ते हैं, देखो इस सिस्टम में, ये वाला जो सिस्टम था, इसमें तो गाड़ी सीधी जा रही थी, तो ये तो आसान था। कॉम्प्लेक्स क्या था, ये था जो इसमें सीधे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है। तो व्हेन वी स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, बाय ब्रेकिंग, बाय ब्रेकिंग देम इन सिंपलर, सिंपलर और स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट, स्मॉलर पार्ट्स लिख लो, स्मॉलर पार्ट्स। तो ये रिडक्शनिज्म की डेफिनेशन है। कोई बोले कि रिडक्शनिज्म क्या होता है, तो ये लिखोगे आप लोग। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या करते हैं, हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय ब्रेकिंग देम। मतलब कि अगर हमें कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लग रही है तो हम एक बार क्या करेंगे, एक पार्ट पढ़ लेंगे, दूसरी बार दूसरा पार्ट कर लेंगे, और दोनों को अलग अलग करके समझ लेंगे। समझ में आया? तो हम फिजिक्स में ऐसा करते हैं। तो फिजिक्स पे हम दो चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं। समझ में आया? पहला तो क्या था, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में क्या करते हैं हम बहुत सारी चीजों को समझने का कोशिश करते हैं एक फॉर्मूले के मदद से। दूसरा रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, इसमें क्या करते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसमें एक साथ दो चार चीजें हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम उन दो चार चीजों को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं और सबको कंबाइन कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है। समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब देखो, अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें नेक्स्ट पढ़ना है फोर्स।
कि फोर्स क्या होता है ना, फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे ये बॉल है, ठीक है, तो अब इस बॉल को हम क्या करेंगे, मान लो बॉल को हम दबा रहे हैं, ठीक है, बॉल को दबा रहे हैं, या फिर मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इस पे क्या कर रहे हैं, अपनी पावर लगा रहे हैं, ठीक है, इसको धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने को क्या बोलेंगे, पुश, ठीक है। और मान लो कि हम कोई है और हम इससे क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, इसे रस्सी से खींच रहे हैं, तो जब हम रस्सी से इसको खींचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पुल। तो फोर्स जो होता है, पुश और पुल, ठीक है, और इसमें बॉल को हम दबा रहे थे, तो दबाने को क्या बोलेंगे, पुश। तो पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश और पुल करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो फोर्स है वो चार तरीके के होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। क्या होता है, फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। चार तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फोर्स होते हैं चार तरीके के, जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। देखो देखो जो पहला फोर्स है वो जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, जो दो बॉडी होती है, जैसे दो बॉडी है M1 और M2, दो बॉडी है, और वैसी दो बॉडी जिसके पास मास है, तो जो दो बॉडी होती है उनके बीच में फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r², जो कि आपने देखा होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला टाइप का जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देखो क्या है, दोनों बॉडी की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये एरो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये फोर्स जो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दिस फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये देखो ये चीज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो आपको ना सिर्फ यहाँ पर नाम जानने हैं, कितने तरह की फोर्स होते हैं, चार तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जो कि है पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके आगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो मास के बीच में जब जो भी फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आती हैं तो कोई बात नहीं, आगे समझ सकते हो। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, मतलब कि ये अगर दो बॉडी हमने रख दी तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी जिनके पास मास है, तो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, समझ में आया। अच्छा, जो थर्ड देखो, थर्ड ये है कि ये जो है ना ये वीकेस्ट फोर्स है। क्या है, वीकेस्ट फोर्स, मतलब ये जो है सबसे कमजोर फोर्स है, मतलब कहने का मतलब कि दो जो बॉडी है, ठीक है, मैंने कह दिया कि दो बॉडी जिसके पास मास है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है, तो अगर हम मान लो कि हम यहाँ है, हमारे पास भी तो मास है, हम भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, तो हमारे पास भी मास है, मास इसके पास भी है M1 और इसके पास भी M2, तो मैंने कहा कि ये दोनों क्या करेंगे, इन पे फोर्स लगेगा और ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमने तो देखा ही नहीं आज तक कि दो आदमी हो और आपस में अट्रैक्ट हो गए, गले मिल गए, नहीं होता ना ऐसा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है ना वो बहुत कम है, वीकेस्ट फोर्स, इसीलिए इस फोर्स का हमें फील पता नहीं चलता, लेकिन फोर्स तो लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा टाइप का जो फोर्स है वो देखो, जो दूसरे तरीके का फोर्स है उसको बोलते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या है, इसका ना आप क्या करो ना, अभी नाम जान लो, ठीक है, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वैसे
अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स जो होता है, फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो, हाँ, न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल। तो ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये समझो कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस। थर्ड क्या होता है हमारे पास, थर्ड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या है चक्कर, कि मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक चार्ज है Q2, ठीक है। तो जब भी फोर्स लगते हैं, देखो आपने सुना होगा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, जो दो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिए, Q का मतलब होता है चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर दो नेगेटिव चार्ज रख दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रख दिया तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये पढ़ा था हमने। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं ना, जो ये फोर्स लग रहा है, दो चार्ज हमने रख दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सिर्फ इतना समझो। और जो चौथा टाइप का फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि मैटर होता है ना, उसके अंदर एटम होता है। तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस हमने इसको बड़ा करके बनाया जूम करके, तो इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन। ये सुना होगा आपने 9th क्लास में। तो यही जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में आपस में फोर्स लगता रहता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया। तो फोर्स क्या होता है, किसी ठीक है, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको पुश और पुल देते हैं, ठीक है, वही क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, पुश और पुल, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट कर लो, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फोर्स है ना। और कितने तरीके के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स, देखो और भी फोर्स होते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्स चार तरीके के होते हैं। एक होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया गाइस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो हमें इस चैप्टर में ना इतना ही पढ़ना है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जानते ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। समझ में आया। तो गाइज ये चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या साइंस क्या होता है, और फिर पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड क्या है, फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स, है ना, जिसमें हमने पढ़ा यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, और हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो चार तरीके के फोर्स होते हैं फंडामेंटल, एक एक बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। ये आपको इस चैप्टर में देखो और कुछ आपको बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वरना नहीं भी आता है। समझ में आया। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत तो है, पढ़ सकते हो, लेकिन जितना मैंने करवाया बस उतना समझ लो, उसके ज्यादा समझने की जरूरत इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया। तो गाइज थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना, जो भी मन कर रहा हो आपको। थैंक यू।